नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि ये जो बाबा रामदेव के ऊपर जो आरोप लग रहा है, इतना जो वो चर्चा में अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उस पर जो इतना घमासान चल रहा है। उन्होंने एक IMS के खिलाफ यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल के खिलाफ जो इतना कुछ बयान दिए थे अपना कार्य करते टाइम में, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत की भारतीयता को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे। खान सर का टाइप का ही वीडियो है, समझे। मतलब खान सर जैसे, मतलब खान सर पे जैसा मैंने वीडियो बनाया था उसी टाइप का है। इन्हें समझ लीजिएगा खान सर का कॉपी टोपी, किसी का कॉपी नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने का, समझे। तो दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे कि भारत की जो भारतीयता जो यानी कि भारत में जो है, अभी आप लोग देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में कोरोना के कारण जो इतना पूरा विश्वव्यापी जो ये महामारी आई थी कोरोना वायरस, इससे अभी देखिएगा पूरा वातावरण जितना स्वच्छ हुआ है और स्वस्थ हुआ है, इतना बहुत सालों पहले हुआ करता था, बहुत वर्षों पहले हुआ करता था। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक मानव ही हैं, आप फील कर रहे होंगे। इसी को लेते हुए, इसी को संज्ञान लेते हुए रामदेव बाबा ने अपनी, वो तो एक पतंजलि प्रोडक्ट के खुद प्रोड्यूसर हैं, ठीक। उन्होंने एक IMF के खिलाफ यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल के खिलाफ जो एक बयान दे दिए थे। क्या बयान था उतना वो सब हम नहीं लेके चल रहे हैं, हम बस ये लेके चल रहे हैं रामदेव बाबा की वास्तविक, मतलब उसकी अच्छाइयों को मैं बताने जा रहा हूँ। अब बुराई क्या है नहीं है वो आप लोग खुद जानिए। व्यक्तित्व की अच्छाई को लेके चलना चाहिए। बुराई तो लाखों रहते हैं इंसान में, लेकिन उनसे हमें उसकी अच्छाइयों को छान के, अच्छाइयों को देख के, अच्छाइयों को लेके चलना है। किसी भी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व की परिचय अगर लेनी हो तो उसकी बुराई और अच्छाई दोनों जानकारी लीजिए। हो सकता है कोई अगर बुरा व्यक्ति है उसमें अच्छाई भी रहती है, और इतनी अच्छी अच्छाई रहती है, उतना अच्छाई जो होती है अच्छे व्यक्ति में नहीं रहती है, समझे ना। ये तो एक शायरी बन गया। हाँ, तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ रामदेव बाबा से रिलेटेड, जो कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में और ख़ास करके भारत में जो है एक विश्वव्यापी जो व्यापार है, यानी कि जो वस्तुएं हैं, दैनिक जीवन की जो हमारी वस्तुएं होती हैं, उसको टक्कर देने के लिए बाबा रामदेव की प्रोडक्ट ने जो है बहुत भयानक ही, क्या कीजिएगा, एक टक्कर दिया है, बहुत भयानक टक्कर दे रहे हैं और बहुत अच्छे ग्रोथ भी कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है पतंजलि। आप लोग भी जान ही रहे हैं, ये हमारे भारत की पहली इतनी मजबूत और इतनी, क्या बोलिएगा, स्ट्रॉन्ग जो होती है प्रोडक्ट, यानी कि भारत की प्रथम ये उद्योग है या कंपनियां हैं जो कि हर एक तरह की चीज़ें बनाती है और भारत के अंदर उसको बेची जाती है। और ये 100% भारतीय क्वालिटी पे आधारित होती है, जो पतंजलि की होती है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पतंजलि का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी वास्तविकता बता रहा हूँ, ठीक। और इसमें जो बताया, इसमें जो आप लोग, हम लोग जो यूज करते हैं, हमारे अंदर में ये भावना एनी टाइम रहती है, ये जब इसको खरीदने जाते हैं, क्या चीज़ है, पतंजलि, अरे ये तो भारतीय वस्तु है। वही अगर हम दूसरे चीज़, उसी प्रोडक्ट का दूसरे कंपनी की खरीदने जाते हैं, अलबल नाम रहता है, जो भी रहता है उसमें रहता है, अरे ये भारतीय तो नहीं है। हाँ, उसी से रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या भारत के अंतर्गत। और चल पहले समझ लेते हैं पतंजलि प्रोडक्ट क्या है। देखिए, पतंजलि जो है ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो बाबा रामदेव ने इसका जो अपना, मतलब इसका जो ब्रांडिंग किया है, इसे आयुर्वेद के तौर पे इसे इसका ब्रांडिंग किया है, जिसका नाम पतंजलि रखा गया, पतंजलि आयुर्वेद, ठीक। इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2006 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इसके संस्थापक जो थे स्वामी रामदेव बाबा थे,
इस नाम से ये प्रचलित है। इसके संस्थापक स्वामी रामदेव बाबा थे। उसके उद्योग जो है ये स्वास्थ्य सेवा से है। ये जो उद्योग यानी कि ये जो उद्योग है यानी कि कंपनी किससे रिलेटेड है, तो स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और ये प्रकार किस प्रकार की है, तो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है इसकी प्रकार। समझे, कंपनी की प्रकार होती है सार्वजनिक, यानी कि सभी लोगों के यूज द्वारा। मुख्यालय इसका जो हरिद्वार में है। हरिद्वार कहाँ है, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ है, भारत में है। समझे, भारत में ही है उत्तराखंड। उसका क्षेत्र जो है विश्वव्यापी है, यानी कि ये इसका जो व्यापार करने का जो क्षेत्र पूरे वर्ल्ड में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसका जो है एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बोलिए, ये जो है आचार्य बालकृष्ण जी हैं। उसके बाद इसका ब्रांड प्रचारक जो है, पतंजलि के ब्रांड प्रचारक जो है वो स्वामी रामदेव है। समझ रहे। इसका जो निर्देशक है वो स्वामी मुक्तानंद जी हैं। उसका कर्मचारी, ये जो कर्मचारी की जो बताइए, ये जो मैंने लिखा है 3 लाख, हाँ इसमें टोटल कर्मचारी 3 लाख 2011-12 का ही ये मेरे पास डाटा उपलब्ध हो पाया था। हाँ, ये वर्तमान डाटा नहीं मिल पाया, मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की। ठीक, ये जो 2011-12 की जो ये डाटा है, इसकी टोटल इसके पतंजलि में जो कर्मचारियां खटा करते थे, टोटल 3 लाख खटा करते थे। समझ सकते हैं, 3 लाख लोगों को 2011-12 में पतंजलि के द्वारा रोजगार दिया जाता था। अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। हाँ, और देखिए कंपनी की स्थापना कब हुआ, 2006 ईस्वी में। इसका एमडी कौन है, आचार्य बालकृष्ण है। ठीक, इसका जो ब्रांड प्रचारक स्वामी रामदेव है। निर्देशक कौन है, मुक्तिनंद है, स्वामी मुक्तानंद जी है। देखिए ये भारत की एक ऐसी ब्रांडिंग अभी बन चुकी है जिसमें कि पूरे भारत की जो है जनसंख्या जो है, पूरे भारत की जो व्यक्तियां हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसे यूज में ला रहे हैं। इसका मांग जो है भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये जो है भारत में ही नहीं, भारत में आने वाले पूरे कोई भी विदेशी कंपनियां उसको बहुत ज़्यादा मुंहजोर अभी टक्कर दे रही है। और ये कुछ वर्षों में, हाँ अभी भी थोड़ा विदेशों में इसका निराकरण हो गया है, लेकिन आने वाले 5-10 वर्ष के बाद में देखिएगा ये एक बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़ी प्रोडक्ट बन के सामने उभरेगी। मैं इसकी जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए इसका जो क्वालिटी जो है, क्वालिटी तो सबकी ठीक ही रहती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है थोड़ा औरों की क्वालिटी के तुलना में अगर आप यूज़ भी कीजिए करते होंगे, आप देखते होंगे थोड़ा अच्छी क्वालिटी की होती है। और अच्छी क्वालिटी की इसलिए होती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर इसमें होने वाले यूज जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें जो यूज होने वाले, यानी उसमें बनाने में जो यूज होते हैं सामग्री, उसमें ज़्यादातर भारतीय सामान ही रहते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारा सामान भारतीय रहता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना है धरती पे जिसमें आप सारा उसके बनाने के जो सामग्री है वो एक ही जगह से प्राप्त कर सकते। कुछ पतंजलि के भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो कि उसके जो सामग्री होंगे बनाने के वो भारत में नहीं अवेलेबल होगा, तो विदेशों से उसे लाया जाता होगा। हाँ समझ, हाँ लेकिन ज़्यादातर जो उसमें जो सामग्री यूज होते हैं वो लगभग 80-90% समझिए, 70% समझिए भारत के ही सामानों का यूज उसमें किया जाता है। इसीलिए उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है, उच्च क्वालिटी हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए भारत की जो कोई भी अगर वस्तुएं हैं, हाँ अच्छी क्वालिटी वाली, अगर आप विदेशों में उसको बेचा जाता है तो पूरे वर्ल्ड के किसी भी देशों से की तुलना में भारत की वस्तुएं अगर वहाँ पे बेचने जाइएगा विदेशों में, तो भारत की वस्तुएं का दाम जो होता है ठीक औरों देशों की और कंट्री की वस्तुओं से थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा। समझे, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसे बनने में ज़्यादा दिन लगता है और इसमें लागत भी थोड़ा ज़्यादा ही आता है। हाँ इसमें जो होता है वो क्या बोलिएगा, रासायनिक नहीं होती है, नेचुरल होती है। समझे, सीधे भाव में समझिए। और विदेशी वस्तुएं जो होती है वो ज़्यादातर रासायनिक टाइप के होते हैं।
भारत की वस्तुएं जो होती है, भारत में जो रामदेव बाबा ने प्रोडक्ट जो किया है, इसमें ज़्यादातर जो है, अच्छा आगे बताएंगे जैविक कृषि ये सब, ठीक। आइए अब देखते हैं भारत, इसके जो कंपनी है पतंजलि में वितरण, यहाँ मैंने लिखा है वितरण, आपको यहाँ थोड़ा बोर्ड चमक रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो है ये वितरण लिखा है, हाँ वितरण, यानी टोटल वितरण जो है इसके अंतर्गत 40,000 है, यानी कि 40,000 वितरण यानी कि दुकानें हैं पतंजलि की, वितरण दुकानें। उसका स्टोर जो है 10,000 है, यानी कि स्टोरर जो दुकान होती है 10,000 है पतंजलि की। मेगा स्टोर और रिटेल स्टोर जो है टोटल 100 है। ये डाटा वर्तमान, ये डाटा आज से कुछ वर्ष पहले की है, 1-2 साल पीछे की है, ठीक। इतना इतना इसकी ये रिटेलर स्टोर है, भारत के अंतर्गत है, अंदर में है ये, ठीक। उसके बाद कंपनी का जो है, आइए जान लेते हैं थोड़ा इसका जो टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर, पतंजलि कंपनी का टर्नओवर, यानी टर्नओवर किसे कहा जाता है, आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा टर्नओवर क्या होता है। तो टर्नओवर जो उसे कहा जाता है जो कि एक निर्धारित, यानी कि कोई भी कंपनी है उसकी उन्होंने 6 महीने में कितना प्रोडक्ट बनाया, यानी कितने प्रोडक्ट का उत्पादन किया, कितने रुपये, यानी कितने प्रोडक्ट का उत्पादन किया, कितने रुपये का प्रोडक्ट जो होता है उसका उत्पादन किया, उसे एक लिमिट टाइम में, हाँ उसे एक टर्नओवर कहा जाता है। आपका किसी वस्तु का टर्नओवर 1 साल का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है। शराब का टर्नओवर लीजिएगा तो उसका जो टर्नओवर होता है 10 साल 5 साल का होता है, तो उसे बनने में जो होता है 5 साल 10 साल लगता है शराब के उत्पादित में। हाँ तो ये रामदेव बाबा की जो प्रोडक्ट है इसकी टर्नओवर जो है 1 पर ईयर का होता है, यानी इसका प्रोडक्ट जो होता है 1 साल के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसके कंपनी का टर्नओवर इसका जो है वह ईयर में मापा गया है। यानी कि पतंजलि का जो टर्नओवर जो था 2011-12 में जो था 446 करोड़ रुपये का था। कितने का था? 446 करोड़ रुपये का था। उसका 2015-16 में जो था टर्नओवर इसका 5,000 करोड़ रुपये का था। उसका 2016-17 में जो था इस कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपये का हो गया। बताइए इतना इसका वृद्धि हो रहा है। 2016 में 5,000 था, 2017 में हो गया इसका 10,000। बताइए 100% फीसदी के कैटेगरी से ऊपर भाग रहा है, यानी कि डबल भाग रहा है, जिसे 100% बोलते हैं। ये जो 10,000 प्रोडक्ट, 10,000 का जो इसका जो टर्नओवर था, इसमें जो था सबसे ज़्यादा जो था दंतकंती का उत्पादक 450 करोड़ रुपये का था। दंतकंती यानी उसका जो पेस्ट होता है पतंजलि का, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड था भारतीय मार्केट में, या कहीं भी बोलिए इसका डिमांड जो था दंतकंती का ज़्यादा था। उसका केस किंग का उत्पादन का डिमांड भी 325 करोड़ का था। समझे, उत्पादन का डिमांड जो था 325 करोड़ रुपये का था। उसके बाद गाय के घी का उत्पादन का डिमांड भी 1308 करोड़ रुपये का था। ये सब मिला के जो था 2016-17 में 10,000 करोड़ रुपये का इसका टर्नओवर था। समझे। उसके अभी वर्तमान टर्नओवर देखिएगा ना, 2020-21 का टर्नओवर देखिए, 2020-21 का टर्नओवर 2,500 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर हो रहा है, इसका चल रहा है 2,500 करोड़। यानी कि देखिए 2016-17 में 10,000 था, ठीक, 10,000 करोड़ रुपये था। उसका 2020-21 में जो है इसका टर्नओवर 2,500 करोड़ रुपये हो गया है। समझ सकते हैं इसका ग्रोथ कितना हाई हो रहा है, यानी कि इस कंपनी का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, आप इस भाव में बोल सकते हैं। समझे। तो ये मैंने आपका इसका टर्नओवर बताया। उसके बाद देखिए इसके राजस्व के बारे में बात करते हैं। राजस्व क्या होता है? राजस्व को हिंदी में बोला जाता है रिवेन्यू। रिवेन्यू, REVENUE होता है रिवेन्यू। हाँ, जिसे इंग्लिश में रिवेन्यू बोला जाता है। समझे, रिवेन्यू या राजस्व। राजस्व क्या होता है समझिए।
राजस्व या रिवेन्यू क्या होता है, किसे कहा जाता है? राजस्व उसे कहा जाता है जो कि उस कंपनी की जो कुल जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसकी जो बिक्री जो हुई है या कितने रुपए की पूरा बिक्री हुआ, यानी कि कोई भी वस्तु आपने बनाया, ठीक, आप ये नहीं कि उसमें खर्चा उर्चा काट के नहीं, आपने कोई भी कलम बनाया, 5 रुपए की कलम बनाया, ठीक, 50 कलम बनाया, उसकी जो टोटल बिक्री आपने कितने की है पूरे मार्केट। 5 रुपए की कलम बनाया, 50 कलम, 10 कलम बनाया, 10 कलम बनाया, 50 रुपया लगा, उसको आपने मार्केट में 10 रुपया करके बेचा है, तो 100 रुपया हो गया उसका, आपका जो इनकम हो गया टोटल। बल्ब गिर गया हो, रुकिए 1 मिनट। हाँ तो कहा था मैं, आपने कोई भी एक कलम बनाया, उसका आपने 10 रुपये से बेचा, टोटल आपको 10 कलम पे 100 रुपया हुआ, उसी को आपको राजस्व बोलिएगा। टोटल जो 100 रुपया हुआ वो आपका राजस्व हुआ, यानी कि रिवेन्यू हुआ। पूरा प्रोडक्ट जो बेचे, पूरा लागत वागत सब लगा के जो आपको मिला 100 रुपया, वो आपका राजस्व हुआ, ठीक, यानी कि पूरे 1 साल का राजस्व। कंपनी में जो होता है कोई भी उद्योग में ईयर के टाइप पे चलता है, यानी कि उसके टाइम पे हिसाब से चलता है। जिसका 1 ईयर का है 1 ईयर का, ठीक, जिसका 5 ईयर का 5 ईयर का, वो बता ही दिया है। वही रिवेन्यू, यानी कि पतंजलि का राजस्व क्या है। 2018-19 में जो था पतंजलि का टोटल राजस्व जो था 8,523 करोड़ रुपये का था, 2018-19 में बता रहे हैं। उसके बाद 31 मार्च 2020 में जो था पतंजलि का रिवेन्यू हो गया 9,023 करोड़ रुपये, समझे, 9,023 करोड़ रुपया इसका रिवेन्यू हो गया। यानी कि बताइए 2018-19 में जो था इसका रेवेन्यू 8,523 रुपया था, और 2020 में इसका 9,023 रुपया हो गया, 9,023 करोड़ रुपया इसका रेवेन्यू हो गया। ठीक, बताइए इसका परसेंटाइज जो है 5.9% के रेट से ऊपर बढ़ रहा है, समझाने कि ये दर्शा रहा है कि इसका ग्रोथ हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। ठीक, वही आपको बता रहे हैं वित्त वर्ष 2018-19 में पतंजलि की कमाई जो था 18.89 करोड़ रुपया था, यानी कि इसकी इनकम ये जो इसमें 18.89 करोड़ रुपया जो है, ये जो इनका इनकम बता रहा है, यानी कि राजस्व में जो था, राजस्व में तो आपको बताया कि उसका जो लागत और बेच के जो जितना क्रय और विक्रय दोनों, हाँ मतलब उसका उस पर जो जितना लागत हुआ, यानी क्रय बोलिए, उसका विक्रय जितना बेचा, सब दोनों मिला के जो प्राप्त हुआ उसे राजस्व बोला जाता है। उसका बेनिफिट यानी फायदा जो हुआ, क्रय में विक्रय को घटा के जो बचा वो लाभ होता है। वही जो लाभ है जो था, इसको 2018-19 में जो था 18.89 करोड़ रुपया वार्षिक लाभ हुआ करता था, और वही 2019-20 में जो था पतंजलि की कमाई जो था, यानी कि लाभ जो हो गया 65.19 करोड़ रुपया हो गया। बताइए, 1 साल में 18.89 करोड़ रुपये का इन्होंने लाभ किया 2018-19 में, और 2020 में जो था 19-20 में इन्होंने 65.19 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त किया, यानी कि इसका तिगुना लाभ किया, यानी कि इसकी जो ग्रोथ रेट जो है 2018-19 की तुलना में 2020 का जो ग्रोथ रेट है 3 गुना हो गया, यानी कि इसका 3 गुना हो गया, ये समझे, इसका 3 गुना ये हो गया। समझे कितना इसका ग्रोथ रेट कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसका जो प्रोडक्ट का इतना ग्रोथ रेट क्यों बढ़ रहा है, पतंजलि का ग्रोथ रेट क्यों बढ़, तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, समझे, प्रोडक्शन यानी क्या, इसका बिक्री ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ग्रोथ रेट हो रहा है, समझे। इसी रिलेटेड से इसी सब खुमारी हो या जो भी बोलिए, हाँ, अदर बिजनेस वालों पे इसका बहुत व्यापी असर पड़ रहा है, कमर तोड़ दे रहा है पतंजलि प्रोडक्शन ने, इसीलिए लगा होगा अदर कंपनी वालों को, क्योंकि धंधा में तो एक दूसरे से जलन होता ही है। कोई भी अगर आप कोई भी काम करते हो या कोई भी आप बिजनेस करते हो, उसमें टक्कर जो होता है, यानी कि जो बराबरी या जो टक्कर में आते हैं दूसरे को, जो आप इतना आगे बढ़ रहे हैं, आपके वजह किसी और को नुकसान हो रहा है, ठीक, वो तो आपसे थोड़ा जलेगा ही। या कोई भी लाइन हो, टीचिंग लाइन में भी देख लीजिए, कोई भी अगर टीचर वहाँ पे पहले से नामी है
और दूसरा टीचर वहाँ जाता है, अगर उसका उससे ज़्यादा नाम हो रहा है तो जो पहले जो नामित था वो उससे जलने लगता है, भाई ये मेरा कान काट रहा है, यानी कि मेरा जो है ये मेरे से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है इसे, तो वो लग जाता है उसके पीछे कि इसको कैसे मैं गिराया जाए, जिस तरह से खान सर के साथ हुआ है। और सब मैटर में होता है, हर जगह होता है, आप लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसान हैं, अपने आम जिंदगी में भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ बिजनेस या एजुकेशन में भी ऐसा सिचुएशन आता है, आप आम जिंदगी में भी ऐसा होता है। आप कोई भी काम करते हैं, अब किसी और से अच्छा कर रहे हैं तो आपसे जलन होगा ही, कोई भी काम हो, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, गंवार भी हो, अनपढ़ भी हो, फिर भी उसमें भी आपको इनकम से लेके जलन उलन होता है, ये सब होता है। ठीक, तो मैंने आपको अब बताने जा रहा हूँ, ये जो मेडिकल काउंसिल ने जो रामदेव बाबा के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, ये उन्होंने बोल दिया था, इंसान है, उसके बाद उतना कोई नॉलेजेबल, मतलब रामदेव बाबा हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहा उसे नॉलेज नहीं, रामदेव बाबा नॉलेजेबल हैं, लेकिन होता है ना, इंसानी वक्तव्य है, मुंह है, कुछ कभी कहीं से निकल जाता है, हाँ, उसे आदमी पकड़ लिया जाता है, उसकी 100 अच्छाई आपने बोली उससे कोई लेना देना नहीं, एक बुराई आपने बोल दी तो उस पर सब उसी को पकड़ के पूरा उसको करते रहते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक कृषि और जैविक जो है दवाई के बारे में। देखिए जेनरिक मेडिसिन क्या होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इसको समझिए आप। जेनेटिक में जेनेटिक मेडिसिन जो होता है ये क्या है, अब ये ये भी थोड़ा चर्चे में चल रहा है अभी, हाँ, सोशल साइड पे, जो कि एक जो थे सत्यमेव जयते नाम करके आमिर खान एक अपना शो चलाते थे, जिसमें कि उन्होंने इस पे थोड़ा एक अपना एपिसोड था, 8वां एपिसोड, सीजन 1 का 8वां एपिसोड में उन्होंने जेनेटिक मेडिसिन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर कुछ अपना एपिसोड बनाए थे, ठीक, जिसमें कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा इसका भी लहर हुआ था, और अभी इसका व्यू कुछ ज़्यादा हो गया है। जैसे नायक मूवी का व्यू लॉकडाउन में बढ़ा है, उसी तरह दूसरा जो लॉकडाउन चल रहा है ना, मानना पड़ेगा, भारतीय नागरिक को मानना पड़ेगा, पहला लॉकडाउन जो था ना, वो जो था मानव को स्थिर किया था, समझिए, साइंटिफिक टाइप से समझिए, साइकोलॉजिक्स टाइप से समझिए। उस टाइम पहला लॉकडाउन जो लगा था, हाँ, जब कोरोना का स्टार्टिंग हुआ था, उस टाइम में मानव को थोड़ा रिलैक्सेबल किया था, अरे भाई 1-2 महीना लगेगा, 10 दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए उस टाइम उन्होंने बहुत सारी गलतियां काम की, मस्ती मजाक बहुत किए, हाँ, बहुत तरह की ऐसे काम किए जो उन्होंने नहीं करनी थी, हाँ, वो सब किए, घर में बैठे रहे तो ये वो इधर उधर किए। उसके दूसरा लॉकडाउन जो लगा है ना, दूसरा जो आया है, इसमें उन्होंने जो है मतलब नेचुरली सोच बढ़ गया है, यानी कि अब जो है उदंडता वाली सोच को खत्म करके अब थोड़ी मानवता वाली सोच पे आ गए हैं, यानी कि जैविक जैविक विविधताओं पे आ गए, यानी कि जैविक विविधताओं को बचाने के लिए उतर हो गए हैं, थोड़ा इस मैटर पे आ गए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मानव को, इंडियन भारतीय नागरिक हो या वर्ल्ड नागरिक हो, सबसे पहले भारतीय नागरिक को, कि आपने ये दूसरा लॉकडाउन में जो है बहुत अच्छी सोच को उजागर कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ों का टीआरपी बढ़ा रहे हैं। पहले लॉकडाउन में तो मूवी का टीआरपी खूब बढ़ा था, और टीवी शो का भी बहुत बढ़ा था, और दूसरे लॉकडाउन में जो है अभी जो है मानव इस खोज में भिड़ गए हैं कि प्रकृति को किस तरह से शुद्ध किया जाए, यानी प्रकृति का जो वातावरण है उसे कैसे शुद्ध किया जाए, इसमें लग गए हैं दूसरे लॉकडाउन में, क्योंकि सभी ने ऑक्सीजन की मार को जो झेला है, हाँ, और सारी चीज़ों को जो झेला है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये जो दूसरे लॉकडाउन में आदमी जो ये कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही कि ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई थी, मेडिसिन की जो इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ा था, और इतना ज़्यादा हायर डिमांड हो गया था कि सबसे ज़्यादा अगर इनकम हुआ है दूसरे लॉकडाउन के लहर में तो वो मेडिकल वाले को ही हुआ, यानी कि मेडिसिन वाले को बोलिए, या मेडिकल वाले हॉस्पिटल वाले को बोलिए, या मेडिकल लाइन वाले को बोलिए, तो उसी को हुआ।
कि उन्होंने मुर्दों से भी पैसा वसूल लिया है। पहले तो बोला जाता था कि मुर्दों से पैसा लिया जाता है, लेकिन इस लॉकडाउन में दिखा दिया किस तरह से मुर्दों से पैसा लिया जाता है। ठीक। और ये जो था, इसमें बहुत लोग भी शामिल हो जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी इसमें शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी मानवता को भूल गया था। ठीक। मानव जो होता है, मानव अच्छा है तो बुरा भी है। संसार का सबसे अगर खतरनाक कोई वस्तु है तो कोई मिसाइल या कोई तोप नहीं है, वो मानव ही है। आप लोग को ये मानना होगा, क्योंकि उसे भी तो मानव नहीं बनाया है, समझे। कोई वायरस या कोई कुछ नहीं है, सबसे अगर खतरनाक चीज़ है तो मानव है। तो उसी से रिलेटेड मैंने बता रहा हूँ, उसी अभी जो चला ये दूसरा लॉकडाउन का, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दूसरे लॉकडाउन में जो है लोगों ने अपनी जैविक विविधताओं के बारे में सोच अपनी सामने पढ़कर रख रहे, उसे बढ़ावा देने की अपना तरकीब ढूंढ रहे हैं। ये पहल होना भी बहुत जरूरी था। समझे। आइए हम लोग बात कर रहे थे जेनरिक मेडिसिन पे। तो आप लोग देख ही रहे हैं और देखे ही हैं कि किस तरह से मेडिकल लाइन में जो था दवाइयों का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था और उस पर कितना अनबन करके रेट वसूला जाता था। तो इसी को लेके एक जेनरिक मेडिसिन आया। हाँ, जो है, जो कि ये क्या है आप लोग समझ लीजिए। जेनरिक मेडिसिन किसे कहा जाता है? जेनरिक मेडिसिन उसे कहा जाता है जो कि जो मेडिसिन बनता है ना, एक होता है रियल मेडिसिन, इथिक्स जिसे बोला जाता है, एक होता है इथिक्स मेडिसिन, एक होता है जेनरिक मेडिसिन। इथिक्स मेडिसिन जो होता है, समझे, यानी कि मेडिसिन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इथिक्स मेडिसिन, एक होता है जेनरिक मेडिसिन। यानी कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई भी वस्तु, यानी कि खाद्य सामग्री ही बता देते हैं, दो चीज़ से आप लोग खेती करते हैं। एक होता है क्या? एक होता है कीटनाशक खाद्य, रासायनिक खाद से यूज किया हुआ, हाँ, प्रोडक्ट। और एक होता है जैविक खाद से प्रयोग किया हुआ प्रोडक्ट। ये एग्जांपल यहाँ नहीं रहेगा। हाँ, ये भी सही है, इससे भी समझ सकते हैं। लेकिन देखिए जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, हाँ, फार्मिंग वाला नीचे बताएंगे। ठीक। देखिए जेनरिक मेडिसिन और इथिक्स मेडिसिन में क्या अंतर है, और जेनरिक मेडिसिन किसे कहा जाता है और इथिक्स मेडिसिन किसे कहा। जेनरिक मेडिसिन जो होता है उसको जो बनाया जाता है उस पर रिसर्च होता है। कोई भी टैबलेट बना, जैसे कि कोविड का ही इंजेक्शन जो बना, उस पर इतना रिसर्च हुआ, कितना, बहुत 2 साल 1 साल जो भी लगे हैं, अभी तक भी रिसर्च हो रहा है। और जो भी बने हैं उस पर रिसर्च होता है। ठीक। रिसर्च करके उसके सारे केमिकल जो यूजेबल हैं, जो जो सक्सेसफुल है, सबकी आपके पास डाटा उपलब्ध हो जाती है। ठीक। उसके बाद उससे आप सबको मिक्स करके बनाते हैं। बनाने के बाद उसे अप्रूवल के लिए दिया जाता है, 4-5 प्रोसेस से वो अप्रूवल से गुजरती है। गुजरने के बाद वो ट्रायल वायरल होती है, जो कि सक्सेस हो जाती है। ठीक। सक्सेस होने के बाद वो दवाई बन के रेडी हो गया, उसे बोला गया इथिक्स मेडिसिन। हाँ, जो कि उस पर लागत जो हो गया कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसका अप्रूवल दिलाने में उसके बाद उसका खोज करने में, वो करने में उस पर लागत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो इथिक्स हो गया, उसका लागत उस पर ज़्यादा होगा। उसको अगर आप खरीदिएगा तो आपसे ज़्यादा पैसा लगेगा। और जेनरिक मेडिसिन क्या हो गया, उसी का रिलेटेड हो गया, यानी कि जो उसमें जो आप जो पहले से जो, यानी कि जो भी बनाया दवाई जो है, हाँ, उसको बिना अप्रूवल करा, यानी कि जो भी वैक्सीन है, अभी थोड़ा सा करंट एग्जांपल लीजिए, वैक्सीन है, वैक्सीन कोरोना का हो गया, उसको बनाने में जो भी प्रोसेस लगा, ठीक, उसको खोज करने में उसके जितना भी पार्टिकल्स जो कोरोना वैक्सीन में लग रहे हैं, यानी कि जो भी जो जो केमिकल उसमें यूज हुआ है वैक्सीन के अंदर, वो खोजने में बहुत टाइम लगा। और वही अगर जो उसका फार्मूला तो रेडी हो गया है, वही फार्मूला जो है हर एक जो भी देश वो फार्मूला खोजा है, जो साइंटिस्ट खोजा है, वहाँ के जो साइंटिस्ट उसको खोजे हैं, जिससे वो विकसित हुआ है, सक्सेस हुआ है, वो जिस देश के हैं उस देश से जो है पूरा देश वाले उससे वो फार्मूला खरीदते हैं। फार्मूला खरीदने के बाद एक बार पैसा लग गया, इतना रुपया लग गया, फार्मूला खरीद के हर एक देश अपना अपना रख लिया। उसके बाद वो क्या किया, वो फार्मूले से सारा अपना वो दवाई बनाया, केमिकल सारा उसमें तो फार्मूले में दिया हुआ है सब, उसको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, तुरंत तुरंत रेडी हो गया और उसी को बना दिया। जो ये जो बन गया कि रेडी हो गया,
सेम जिस तरह का ये प्रोडक्ट बना उसी तरह से वो भी बना, यानी कि जो फार्मूला जो साइंटिस्ट ने खोजा था और ये जो फार्मूला खरीदा, दोनों जो है सेम ही काम करेगा, दोनों सेम ही चीज़ है, उसमें 0.00% का भी अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो हुआ वो आप लोग के मनोविकसित में, हम लोग के मनोविकसित में बैठ जाते, वो ओरिजिनल हुआ, यानी कि उसे साइंटिस्ट ने खोज के यानी कि खुद से एथिक किया, वो इथिक्स हो गया। और ये जो हम लोग फार्मूला खरीद के लाए, इसके जो टैबलेट या जो मेडिसिन बना है, जो वैक्सीन बना है, ये जो हो गया, ये हो गया जेनरिक हो गया, यानी कि इसका जो अगर आप रेट लीजिएगा, इसका जो रेट होगा मार्केट में, उस इथिक्स उस वैक्सीन या उस दवाई के तुलना में इसका रेट थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसे आपके देश के अंदर बनाया गया और उसे जो है विदेशों में बनाया गया, इसीलिए वो विदेश से लाने में ले जाने में खर्च बढ़ जाती है। इसे आपके देश में बना है, इसका प्रोडक्ट, इसका जो है लागत जो कम पड़ा, इसीलिए आपको अगर मिलेगा तो कम रेट में मिलेगा, तो आप लोग जान ही रहे। ठीक, अपनी कोई भी वस्तु अगर आपके पास में बनता है, आपके देश के अंदर बनता है, तो उसकी रेट जो होती है तो कम ही होती है दूसरे देश के रेट की तुलना में। ठीक, वही है जेनरिक मेडिसिन और इथिक्स मेडिसिन। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक, ये निमोसलाइड पारासीटा टैबलेट है, समझे, ये निमोसलाइड पारासीटा टैबलेट है, निसिप प्लस जिसे बोला जाता है। मैंने टैबलेट भी खरीद के रखा है एक एक, हाँ आपको बताऊंगा। ठीक, और एक है निमोसलाइड फ्लेवर डिस्पेबल टैबलेट है, या निमुलेटेड एमडी टैबलेट है। ये जो हो गया, ये हो गया, ये जेनरिक मेडिसिन हो, जेनरिक टैबलेट हो गया, और ये जो है इथिक्स हो गया, यानी कि ये ओरिजिनल हो गया। समझे, आप समझिए। जेनरिक इसमें कौन है, ये जो है ये जेनरिक है, निमोसलाइड टैबलेट जो हो गया, ये जो है ये दर्द की टैबलेट है। मैंने दर्द की 2 टैबलेट गया मेडिकल में मैं गया, उससे पूछा देखिए मुझे एक एक ही चीज़ का 2 टैबलेट दीजिए, जिसमें एक जेनरिक हो, एक एथिक्स हो, यानी कि एक ओरिजिनल हो, मतलब एक ही हो गया, ओरिजिनल या डुप्लीकेट क्या बोलिएगा। हाँ, एक एक इथिक्स वाला दीजिए, एक जेनरिक दीजिए। तो उन्होंने ये मुझे दिया, पैरासीटामोल टैबलेट दिया, निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल, ये जो है ब्लैक कलर का, ये जो है टैबलेट एक ही लिया। सोचा पूरा पत्ता ले लेंगे तो धड़ल्ले रह जाएगा, बेकार पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि वो रिटर्न तो नहीं लेते हैं, थोड़ा खड़ूस टाइप के हैं मेडिकल वाले। हाँ, पहले तो दे नहीं रहे थे, उसके बाद बोले, रिक्वेस्ट किए तो दिए एक एक के लिए। तो इसका जो ये जो है, ये है जेनरिक वाला टैबलेट, और निमोसलाइड फ्लेवर डिस्पेबल जो टैबलेट है, ये ये वाला है। ठीक, पीला वाला। ठीक, दोनों दर्द का ही है, दोनों जो है सिर में दर्द का ही टैबलेट है, यानी कि शरीर में दर्द हो रहा है, ये दोनों उसी का टैबलेट है। तो इसका जो है मैंने थोड़ा उसका देख लिया, इस टैबलेट का जो इथिक्स टैबलेट है, इसका जो रेट जो है 15 टैबलेट का जो है लगभग 100 रुपया प्राइस है। हाँ, 100 रुपया नहीं था, हाँ शायद ऐसे ही कुछ था, 99 या 100 रुपया ऐसे कुछ था। उसका इसका जो था इस टैबलेट का जो था जेनिक मेडिसिन का जो पैरासीटामोल का, इसका 10 टैबलेट था, जिसका दाम 65 रुपया था। ठीक, 65 रुपया MRP लिखा हुआ था, दोनों टैबलेट के पत्ते पे MRP लिखा हुआ। तो अब आप लोग यहाँ समझिए कि 15 गो का ले रहा था 100 रुपया, और 10 गो का वहाँ 65 रुपया ले रहा था। समझे, ये बिजनेस है, इसमें थोड़ा MRP का भी खेल हो सकता है। हाँ, मेडिकल में तो MRP पे बहुत ज़्यादा खेल होता है, समझे, क्योंकि मेडिकल लाइन में जो होता है ना, गिर गया हो, हाँ मेडिकल में जो होता है MRP पे बहुत ज़्यादा छेड़खानी होता है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन में जो होता है ना, यही तो यहाँ पे कुछ काले धंधे वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा वरदान भी प्राप्त हो गया है लोगों को बिजनेस अपना बढ़ाने का, क्योंकि वो लोग डुप्लीकेट भी बना लेते हैं, जिसे पटनिया फटनिया और सब दवाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन सरकार जो है उसे जेनरिक मेडिसिन का ही अप्रूवल देती है। इसका वैल्यू सेम रहता है जेनरिक और इथिक्स का। तो इसका थोड़ा मैंने देखा ज़्यादा, मतलब अंतर, रेट में भी अंतर मिला। ठीक,
तो आपको बता दिया कि किस तरह से, यानी कि सरकार इससे जो होती है हम लोग को मेडिकल पे जो होता है थोड़ा बेनिफिट मिलता है, टैबलेट दवाई खरीदने में थोड़ा सहूलियत मिलती है। और देखिए कोई भी अगर आप लोग देखिएगा, काला बाजारी तो हर जगह हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर काला बाजारी हो रहा है वो मेडिकल लाइन में हो रहा है, समझे। ये आज ये कोरोना में नहीं, आप लोग तो देख ही लिए हैं, इससे पहले भी पीछे जाइएगा। यानी तो कोई भी अगर आप एक दवाई लीजिएगा, समझे, कोई भी दवाई, ठीक, एक ही टाइप का दवाई लीजिएगा, समझे, पूरा एक पत्ता लीजिएगा उसका, एक दुकान एक मेडिकल में खरीदिएगा, सेम वही दवाई अगर दूसरे मेडिकल में जाके खरीदिएगा, ठीक, वही दवाई खरीदिएगा, उस पर देखिएगा रेट थोड़ा अंतर हो जाएगा। वही ऐसे करके आप 10 दुकान का आप एक ही दवाई जो है 10 दुकान से खरीदिए, देखिएगा आपको 10 तरह का नहीं तो कम से कम 5 तरह का आपको रेट सब में आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा छेड़खानी होता है मेडिकल मेडिसिन पे। क्योंकि सारा पब्लिक जो होता है ना, सब पेट्रोल डीजल चावल दाल गेहूं के पीछे भागता है। उसका रेट 5 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया, 50 पैसा बढ़ गया, सब हंगामा करते हैं, ठीक। आलू प्याज का 5 रुपया बढ़ गया तो उस पर हंगामा करते हैं। और आप लोग देखिए मेडिकल मेडिसिन पे इतना इतना बढ़ रहा है, उस पर 2 गुना बढ़ता है, समझे। आपको नहीं विश्वास हो तो आप कोई मेडिकल में जाइएगा। आप लॉकडाउन जो लगा था पहला 2019-20 से पहले वाला 2018-19 का कोई मेडिसिन लीजिएगा, समझे। उसके बाद करंट कोई मेडिसिन लीजिएगा, दोनों का दाम देखिएगा कितना अंतर आपको मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ दवाइयों में चेंजिंग नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे दवाई मिलेंगे आपको इसमें 2 गुना नहीं 3 से 4 गुना चेंजिंग रेट में आपको एमआरपी पे मिलेगा, समझे। और ये टैक्स जो होता है, इससे जो टैक्स जो मिलते हैं सरकार को, सबसे ज़्यादा अगर टैक्स कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबसे ज़्यादा टैक्स अगर मिलता है ना, यही सबसे मिलता है, इसी से सरकार चलती है, समझे। इसीलिए इसको जो होता है कोई भी विपक्ष हो या पक्ष हो जल्दी इसके बारे में नहीं आवाज़ उठाता है, समझे। ये सब समझना होगा, शिक्षित नागरिक बन के समझना होगा। समझ गए ना क्या होता है जेनरिक मेडिसिन एथिक्स। और भारत में जो है या कोई भी देश में जेनरिक मेडिसिन लाने का बस एक ही मोटो रहता है कोई भी एथी से, कि मुझे दवाइयों पे मेडिसिन पे यानी कि लागत जो हो कम पड़े, यहाँ की व्यक्ति जो भी यूजेबल चीज़ है, महंगे से महंगे दवाई होते हैं, जैसे कि सबसे महंगे दवाई कैंसर के आते हैं और ब्रेन ट्यूमर के आते हैं, ये सब के जो बहुत से ऐसे मेडिसिन है जिसके कि जेनरिक मेडिसिन यूज किया जाता है। क्योंकि उसका अगर आप एक खरीदने जाइएगा लगभग 10,000 20,000 50,000 में आपको एक उसका पूरा मिलेगा, और वही उसका आप जेनरिक में खरीदिएगा 10,000 5 यानी कि 4,000 3,000 में आपको सेम वही दवाई उसी टाइप का फायदा आपके अंदर करेगा, वो आपको मिलेगा। इससे देश के अंदर और पब्लिक को बहुत राहत मिलती है। यही सोच के कोई भी देश जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देती है। और आपको बता दें पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी कंट्री है वो भारत ही है जो कि जेनरिक मेडिसिन का सबसे ज़्यादा निर्यातक है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ बनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश को अगर जेनरिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो भारत ही उसे देती है, समझे। जैसे कि एक टैबलेट कोरोना में हुआ था ना, क्लोरोफ्लोरोक्विन टैबलेट जो हुआ था, हाँ, जो विदेशों में दिया जा रहा था वो जेनरिक वाला ही दिया जा रहा था, समझे। तो मैंने आपको बता दिया जेनरिक मेडिसिन के बारे में। उम्मीद करता आप लोग थोड़ा नॉलेजेबल हो। मेडिकल लाइन पे थोड़ा पब्लिक को जागरूक किया जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आम पब्लिक को, गरीब व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनसे अक्सर लूटा जाता है मेडिकल लाइन में, इसी को दिखा के लूटा। क्योंकि अगर आदमी खुल के वहाँ लुटा भी देते हैं, क्योंकि भाई जान की परवाह, जान की बात है। हाँ, वह जितना मांगता है, जो मांगता है दे दिया जाता है। तो थोड़ा अगर आप लोग कोई भी मेडिसिन खरीदिएगा थोड़ा नॉलेजेबल हो के खरीदिएगा, उसका ठीक से बार्गेनिंग कीजिएगा, समझिए। बार्गेनिंग यानी कि उस पर दाम मोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अगर कहीं भी अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले को देखिएगा, अगर उन्होंने अपना मेडिकल स्टोर खोला है, अभी खोला है वर्तमान में, तो उसका देखिए ग्रोथ रेट कितना, उसका इनकम जो होता है यानी कि उसके जीवन में जो है, जो क्या बोलिएगा, उसका रहन सहन में चेंजिंग देखिएगा एक साल में कितना बढ़ जाता है। मतलब क्या, उसके इनकम
समझे। मेडिकल लाइन बहुत इनकम है। वैसे 100 व्यक्तियों को जानता हूँ जो कि मेडिकल खोल, जो कि पहले उतना नॉलेजेबल नहीं थे, किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ रह के या मेडिकल में रह के 2 साल 5 साल रह के उससे पूरा नॉलेज लेके अपने गांव में अपने शहर में आके एक मेडिकल खोले 5 लाख 4 लाख लगा के। उसके बाद उसकी जो ग्रोथ रेट है, हाँ अभी देखता हूँ 2-3 साल के अंदर ही उसका इनकम जो है बहुत बढ़ गया। उसके रहन सहन में भी चेंजिंग हो गया, 2-4 गाड़ियाँ हो गई है, 2-3 जगह ज़मीन उमीन घर बना लिया। क्योंकि क्यों बना है, क्यों इतना इनकम बढ़ रहा है, तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा होता है, समझे, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो मेडिसिन पे जागरूक होइए। पेट्रोल डीजल आलू प्याज पे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है। उसका तो 1-2 रुपया 50 पैसा 10 पैसा रेट बढ़ता है, लेकिन मेडिसिन पे देखिएगा 2 गुना बढ़ता है। हाँ, अगर आपका कोई भी दवाई है 100 रुपये का, तो तुरंत 200 में आपको मिल जाता है। आप लोग खुद देखते होंगे, कोई किसी भी डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते होंगे, आप देखते होंगे वो जो अपना पर्चा काटता है तो उसी के अंदर आपको दवाई उसका लेना होता है, उसी का मेडिकल रहता है, समझे। अब भाई बाहर में आप कितना ऐसा, मैंने खुद फील किया है, उसी का दवाई अगर मैंने बाहर में खरीदा है तो उससे थोड़ा कम रेट में मिला, लेकिन उसके यहाँ लिया तो उसका रेट उसका एमआरपी ज़्यादा रहता था। ये सब है, ये सब थोड़ा जागरूक होइए, इसलिए हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए अब बताते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक कृषि, समझे, जैविक कृषि जिसे बोलिएगा। हाँ, जैविक कृषि क्या होता है दोस्तों? जैविक कृषि जो है ना बहुत ही अच्छे, रासायनिक कृषि की तुलना में जैविक कृषि बहुत अच्छा है। आइए आपको थोड़ा इसमें बता देते हैं। जेनेरिक मेडिसिन में जो है सबसे पहले जो है, तो भारत में तो ऐसा नहीं कि आमिर खान के शो आने के बाद ही ये सब हुआ था। आमिर खान के शो आने से पहले से ही भारत में जो था जेनेरिक मेडिसिन को मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। इन्होंने विदेशों से अप्रूवल करवा लिए थे। ठीक, उन्होंने थोड़ा एक जागरूक फैलाया, होता है ना, हम लोग कोई भी चीज़ का अगर प्रचार करवाते हैं, अगर कोई पॉपुलर व्यक्ति से उसका ब्रांडिंग करवा देते हैं, प्रचार करवा देते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। उसी तरह से आमिर खान से मैंने उसका ब्रांडिंग किया था, यानी कि पब्लिक को ज़्यादा अथी किया तो वो ज़्यादा प्रचार हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य में जो था जेनेरिक मेडिसिन का पहला मेडिकल स्टोर खोला गया था, जिसमें सारा दवाइयाँ जो थी जेनेरिक की थी। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट राज्य था जेनेरिक मेडिसिन का छत्तीसगढ़ में। ठीक, यानी कि कोई भी अगर आप दवाई खरीदने जाते थे तो वहाँ पे उसको रेट बहुत कम लगता था, जो कि वहाँ पे मेडिकल थी एक। हाँ, पूरे देश के अंदर पहला मेडिकल लगा था जेनेरिक का तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही लगा था। ये लोग आप लोग थोड़ा नॉलेज में रख लीजिएगा। ठीक, अब बताते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक कृषि क्या होता है। देखिए दोस्तों, अभी जो है आप लोग देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरे हमारे वातावरण पे जो है इतना जो बहुत ज़्यादा जो विश्वव्यापी जो प्रदूषित जो हुआ है, ये सब हो रहा है, इतना जो बहुत तरह के भी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत चेंजिंग हो चुका था। अभी तो सुधार हो गया है लॉकडाउन के कारण, क्योंकि आदमी स्थिर है। अभी जो है आदमियाँ स्थिर हैं, अपनी जीवन को स्थिर से जी रहे हैं। थोड़ा इनकम नहीं हो रहा है लेकिन स्थिर है, भुखमरी है लेकिन स्थिर है। नहीं तो आप देखते थे लॉकडाउन से पहले कितना आदमी मारा मारी भीड़ भाड़ लगा रहता था, अपनी ज़िंदगी में तबाह रहते थे। हाँ, ये बनाओ वो बनाओ, बहुत चीज़ों का आविष्कार करते थे, बहुत चीज़ बनाते थे, बहुत ही पीजी लाइफ में जीते थे। ठीक, इस टाइम में आप लोग को कहीं भी रोड सड़क पे घूम निकलते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ मिलता था, ये बिजी वो बिजी, इधर हॉर्न उधर वो। अभी देखिए कहीं भी जाइए एकदम स्वच्छ वातावरण, कोई अथी नहीं। हाँ, उसी से रिलेटेड है जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग। और खाना जो थे वो लोग एकदम केमिकल वाला खाना खाते थे, चाट चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा 9 17 12 15। ठीक, ये सब बहुत हानिकारक होता है, समझे। हाँ, और जैविक कृषि किसे कहा गया आपको बता देता हूँ। जैविक कृषि उसे कहा गया है जिसमें आपका जैविक यानी कि जैविक मतलब क्या, जो कि रासायनिक नहीं हो, जिसे आपके द्वारा बनाया गया हो, यानी कि
वातावरण में पहले से वो मौजूद हो, हाँ, भूमंडल पे वो मौजूद हो, उसे जैविक जो मौजूद सामग्रियां हैं यानी कि जो मौजूद रसायन यानी कि जो मौजूद विविधता है उसे ही जैविक कहा गया है। यानी जो हमें जीवों से प्राप्त हो, यानी कि जीवों से जो प्राप्त हो उसे जैविक कहा गया है। और उसी को अगर आप खेती में यूज कीजिएगा वो जैविक कृषि हो गया। या देसी भाषा में समझिएगा, समझे? एक मिनट, था ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, लगेगा 10-12 MB यूज होगा आज GB, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा इस पर मैंने खर्चा कर लेता हूँ। एक दिन में अगर एक वीडियो अगर अपलोड करता हूँ ना, उसमें मेरा 60 से 70 रुपये का खर्चा आ ही जाता है। हाँ, एक वीडियो अपलोड करने में कम से कम 5 से 6 GB उसमें MB लगता है, 24 से 25 मिनट का, समझे? देखिए अब बताते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बता रहे थे हम। सबसे पहला राज्य जो है ऑर्गेनिक खेती करने का जो था, सबसे पहला राज्य ने अगर स्टार्ट किया है तो वो सिक्किम था, समझे? सिक्किम सरकार ने रासायनिक और कीटनाशक का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि उन्होंने ऑर्गेनिक खेती किया। ऑर्गेनिक खेती जो होता है उसमें जो होता है ना, रासायनिक चीज़ों का यूज नहीं होता, रासायनिक कीटनाशक का यूज नहीं होता है, उसे ही ऑर्गेनिक कहा जाता है, उसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग देखिएगा अभी जो है पूरा, आप लोग जो भी सामग्री यूज करते हैं खाने के यूजेबल में, खाद्य सामग्री में, उसमें आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर जो होते हैं एकदम हरा भरा ये वो 9-17 जो रहते हैं वो दिखावटी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रहता है, वो जहरीले हैं, समझे? शहरी अभी जो कोरोना फोरोना हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो मौत हो रही है, आप लोग एक डाटा आया है, आप लोग भी खुद फील कीजिएगा, ज़्यादा मौतें जो हो रही है, ज़्यादा इसकी जो प्रभाव हो रहा है वो शहर के ही लोगों को हो रहे हैं, समझे? क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं ना वो जैविक यानी कि रासायनिक चीज़ों का यूज ज़्यादा करते हैं, जैविक का यूज वो लोग में नाम मात्र का ही होता है, ज़्यादातर की सोचेगा तो नहीं के बराबर होता है, समझे? वो लोग ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का यूज करते हैं। बर्गर पिज़्ज़ा चाट चाउमीन जो खाते हैं उसमें देखबे करते हैं कैसा कैसा केमिकल रहता है। उसको खाना भी जो खाते हैं ना, चावल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, वो लोग जो पॉलिश वाला आता है, केमिकल लगा हुआ आता है, ठीक। उसका सब्जी जो खरीदते हैं वो लोग को भी एकदम पूरा सुई वाला सब्जी रहता है। अगर एक मैंने देखा है मेरे बगल में ही एक, जहाँ मेरा घर है, मैंने वहाँ पे देखा है एक दो व्यक्ति खेती कर रहे थे, कद्दू का खेती किया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, तो कद्दू में सुई देता था, लौकी जिसे बोलते हैं उसी को कदवा बोला जाता है, उसे वो सुई देते थे। जब छोटा सा हुआ सुई देना स्टार्ट कर दिया। पूछा काय सुई दे रहे हैं? बोला जल्दी बढ़ेगा। हाँ, मैंने देखा कि 1 सप्ताह के अंदर ही उसका पूरा लौकी पूरा एकदम दिखने लगा सारा, उसके जितना भी उसमें जो बनाया हुआ था अलान टाइप का बना के लटका था। मैंने वहाँ पहले गया था, देखा था छोटा छोटा ही था, बतिया टाइप का। फिर मैंने 1 सप्ताह बाद देखा तो पूरा बड़ा बड़ा लटकने लगा। बोले वाह, इतना जल्दी इतना हो गया, यानी कि। और वही सब उसमें समझिए सारा केमिकल ही है। 3 से 4 बार उन्होंने बोला कि 2 दिन 3 दिन करके मैंने इसमें दिया है, 3 से 4 बार उसमें सुई दिया जाता था। समझिए जो केमिकल दिया वो तो बढ़ गया, तुरंत दिखने लगा अच्छा, हरा एकदम पूरा हरा दिख रहा था। हाँ, कहीं कोई दाग नहीं, एकदम स्लिम दिखने में क्या लग रहा था, मतलब वह दिखने में बहुत अच्छा है। वही शहरों में उसका सप्लाई होता है, आम पब्लिक यूज करते हैं, वह उससे बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर आता है, जिससे हमें बहुत नुकसानी होती है। हाँ, इसी से रिलेटेड एक IIT कानपुर की एक लेडीज थी, हाँ, जिसका नाम रश्मि कुमारी थी। उन्होंने माँ के दूध यानी कि जो नवजात शिशु जो होते हैं, हाँ, जो जिसे जो पीते हैं, नवजात शिशु जो पैदा होते हैं वो जो पीते हैं, जो माँ के दूध जो होती है, उस पर उन्होंने रिसर्च किया। तो रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि माँ के दूध में जो होता है, उन्होंने पाया माँ के दूध में, हाँ,
एंडोसल्फाइन और क्लोराफायरिफोस। हाँ, ये दोनों जो है एक कीटनाशक दवाई है, समझे, कीड़ा मारने वाली ये दवाई है। हाँ, एंडोसल्फाइन जो है और ये क्लोरोफायरोफिन जो है कीड़ा मारने की एक दवाई है। माँ के दूध में उन्होंने देखा कि 800% से भी ज़्यादा जो है ये उसमें पाया जा रहा है। क्या? तो एंडोसल्फाइन 800%, यानी कि उसके जो रेशियो निकाला परसेंटाइज में, यानी कि इतना, उसके क्लोरोफाइन का 400 से भी ज़्यादा, समझे, यानी कि उसमें भी केमिकल मिल रहा है। हम लोग देखते हैं नवजात शिशु जो होता है उसे सबसे पहला भोजन के रूप में मिलता है, तो नवजात को उसे दूध मिलता है माँ का। मतलब उसमें उन्होंने रिसर्च किया तो उस पर भी देखा, करे बाप रे, इसमें भी केमिकल मिल रहा है और बहुत खतरनाक केमिकल मिल रहा है। और ये जो एंडोसल्फाइन केमिकल जो है, ये कीटनाशक जो है बहुत खतरनाक है। ये जो है काजू के जो खेती होते हैं केरल साइड में, ठीक, कासरकोड केरल में है, वहीं काजू का एक खेती किया जाता है। वहीं पे 1500 एकड़ पे लगभग इसका छिड़काव किया गया था केसरकोड में, समझे, 1500 एकड़ जमीन हेलीकॉप्टर से वहाँ पे छिड़काव हुआ था, ठीक। और इतना खतरनाक, बताइए काजू कितना खतरनाक होता है, अभी देखो कितना स्ट्रोंग होता है, उसका बनावट जो होता है, उसका खोखला देखे ना कितना मजबूत होता है, उस पे उसका छिड़काव होता है। बताइए तो उस केमिकल कितना खतरनाक होगा, उस पे छिड़काव किया गया था। और जब केसरकोट एक गांव है, जगह का नाम है, केरल के अंतर्गत आता है, केरल राज्य में, वहाँ पे जब छिड़काव हुआ था ना, वहाँ पे लगभग जो बस्तियाँ थी उसके आसपास में, हाँ, जो भी बच्चे या न्यू शिशु बनते थे या जो भी अथी होते थे, सब में बीमारी, बहुत भयानक भयानक बीमारी हो जाया करती थी। हाँ, किसी का गर्भपात वाला से गिर जाता था, किसी को माइंड में मतलब विकास नहीं हो पाता था, किसी का आँख टेढ़, मुँह टेढ़, किसी को ये वो बहुत तरह का बीमारियाँ, कैंसर भयानक भयानक हो जा रहा था केसरकोट में। आप लोग देखिएगा, थोड़ा गूगल सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे भी इसका वीडियो अवेलेबल है, औरों का केसरकोट कांड का। हाँ, वहाँ जो छिड़का हुआ था एंडोसल्फाइन का हुआ था, जो कि अभी के रीजन में, अभी के टाइम में जो आईआईटी कानपुर की जो एक रेशमी कुमारी नाम की एक थी, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था। उन्होंने देखा एंडोसल्फाइन तो बहुत ज़्यादा है, तो माँ के दूध में भी आ गया है। बताइए, तो जब बच्चे नवजात रहते हैं उसी टाइम से उसको केमिकल मिलना स्टार्ट हो जाता है। कुपोषण जो अभी जो आप लोग देखते हैं, कुपोषित जो बच्चे होते हैं, ये जरूरी नहीं कुपोषित बच्चे जो हैं वो सिर्फ गरीबों के ही होते हैं। अभी बहुत केस आ रहा है, कुपोषित बच्चे, अच्छे संपन्न परिवार के भी बच्चों को कुपोषित का बीमारी हो जाता था, बहुत तरह का बीमारी हो जाता है। हाँ, वो इसलिए हो जा रहा है क्योंकि सभी जो है ना रासायनिक चीज़ों का यूज कर रहे हैं। सभी जो वो यूज कर रहे हैं, खाने में यूज कर रहे हैं रासायनिक चीज़ों से, रासायनिक का जो खेती का उत्पादक जो यूज कर, उसका जो उत्पादक का सामान जो यूज कर रहे हैं उसमें रसायन है, शरीर के अंतर्गत वो जहर जा रहा है। हाँ, जो कि हम लोग देख रहे हैं, देखा गया तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगा आदमी में, समझे। उसके बाद पोलिक एसिड एक होता है, एक पोलिक एसिड होता है जो कि बच्चे जो गर्भ में रहते हैं, समझे, उसका मस्तिष्क का विकास जब होता है, ठीक, पोलिक एसिड के कारण जो होता है उसका मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, समझे। अगर आप कोई भी देखिएगा, अभी जो पूरे वर्ल्ड में पूरे सबसे ज़्यादा इसका शिकार जो हो रहा है इंडिया में ही हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जो है ना, वो जो आप लोग बता डाटा जो आता है, कुपोषित का डाटा इतना है उतना है, और डाटा उसका घट नहीं रहा है, घटेगा कैसे भाई? यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई भी यूज कर रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूजेबल चीज़ हो रहा है ना, रासायनिक, भारत में हो रहा है, समझे, भारत में ही हो रहा है, समझे। पूरे शहर के जितने भी लोग हैं सब तो इसी में रम गए हैं, समझे, सब एकदम फुल। फोलिक एसिड से जो होता है बच्चों में माइंड का जो विकास जो होता है रुक जाता है, यानी कि बच्चे का माइंड जो पहले गर्भ रहता है तो माइंड बनता है ना, आप लोग देखते ही हैं, जानते ही हैं, सबसे पहले दिल का विकास होता है जब बच्चे का उत्पन्न होता है, उसके बाद माइंड का विकास होता है, उसी पे ये जो होता है फोलिक एसिड जो होता है बच्चों का माइंड के विकास को रोक देता है, ठीक, माइंड टेढ़ ताड़ हो जाता है, तो ये वो बहुत तरह का जैसे तैसे हो जाता है, समझे। ये सब आपको कहीं हॉस्पिटल में जाइएगा ना, देखिएगा दिमाग खराब हो जाता होगा। हाँ, तो ये जो होता है ये एक केमिकल है,
जो कि हमें चाट चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा ये सबसे ये सब प्राप्त होती है। ये देखा गया है कि जो भी गर्भवती होती है उसके वो अगर ये सब उसमें ये अभी कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, समझे। फॉलिक एसिड उसमें ज़्यादा मिल रहा है। जब उसके बच्चे का जन्म होता है तो उसका माइंड लेवल देखता है तो बहुत खराब रहता है। वो भी रीजन क्या यही सब है, ठीक। उसका रीजन यही है, चाट चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा और केमिकल वाला जो हम लोग अनाज खाते हैं, समझे। उसके बाद एक ब्रेस्ट कैंसर देख रहे होंगे महिलाओं में। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कैंसर की बीमारी हो रही है, सबसे ज़्यादा अगर केस मिल रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर का मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने वाला कोई भी देश है तो वो भारत ही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे केमिकल का यूज ज़्यादा हो रहा है, केमिकल ज़्यादा खा रहा है लोग, समझे। डीडीटी जो होता है, समझे, डीडीटी और बेंजिक हेक्साक्लोरिन का इस्तेमाल जो बढ़ गया है। डीडीटी समझते हैं ना, कीड़ानाशक होता है, एक कीटनाशक है, ठीक। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है ये सब जो है केमिकल है जो कि कीटनाशक है, समझे। कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। किसी के इस्तेमाल से जो होता है ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। ये जो कि देखा जा रहा है कि औरतों में ज़्यादा हो रहा है, ठीक। इस टाइप से आप कहीं भी देखते हो, अरे भाई वो तो कुछ खाता पीता नशा भी नहीं करता था फिर भी उसको कैंसर हो गया। जरूरी थोड़ा है जो नशा करता है उसी को कैंसर हो। आप देखिएगा बहुत ऐसा केस मिलेगा आपको जो जिंदगी भर कोई नशा नहीं किया होगा लेकिन उसको भयानक कैंसर धर लिया। रीजन यही है, उन्होंने केमिकल वाले चीज़ का सेवन किया है, समझे। नशा नहीं किया लेकिन चाट चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर लामथाम ज़्यादा यूज किया है, इसीलिए उसको ये हो गया है, समझे। मैं यही बोलूँगा, इसीलिए जो है थोड़ा ट्रेंड में भी चल रहा है जैविक कृषि। इसीलिए मैं बोलूँगा इंसान को जो होता है जैविक कृषि के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो औसत मतलब कृषि यानी व्यक्ति को जो खेती का जो औसत हिस्सा जो है, समझे, पूरे वर्ल्ड से बहुत कम है यहाँ का। यानी कि एक व्यक्ति पे अगर हिस्सा निकालिए, यानी कि एक व्यक्ति के पास अगर जैसे कि औसत आय निकालते हैं ना, एक व्यक्ति की आय जो होती है औसत आय, ठीक उसी तरह एक व्यक्ति की औसत खेती निकालिएगा ना 2 से 2.5 बीघा मिलता है, समझे। 2 से 2.5 बीघा एक व्यक्ति की औसत खेतों की हिस्सा है, ठीक। हाँ, उस पे अगर आप सभी को अगर थोड़ा सरकार के द्वारा मोटिव और अच्छे तरह से किया जाए, हाँ, और रसायन के ऊपर थोड़ा घोर प्रतिरोध वाला कानून बना दिया जाए तो इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोग जैविक कृषि में हस्तक्षेप बढ़ा सकते हैं और आगे कर सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि जैविक कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए। सबसे पहले तो रासायनिक वाले चीज़ों को सरकार के द्वारा ये कर देना चाहिए, उसे पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, समझे। उसके बाद जैविक जो है उस पर थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को जो है सब्सिडी वगैरह जो होती है वो जैविक कृषि पे ही देनी चाहिए। ज़्यादा सब्सिडी मिले जैविक कृषि पे, रासायनिक पे नहीं के बराबर मिले। इससे क्या होगा, जैविक कृषि जो होता है बहुत सस्ता होता है। आप लोग देखते होंगे एक कोई भी अगर आप देखिए, हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी खेती कर रहे हैं आप, मानिए मकई का हो गया और या कोई भी खेती कर रहे हैं केला का हो गया, उसमें आप देखिएगा बहुत ज़्यादा केमिकल वाला चीज़ यूज होता है। एक बनने जब उसको लगाया उस टाइम में दिए फिर अथी किए 4-5 बार मकई में केमिकल का यूज हो जाता है, यानी कीटनाशक खाद दिया जाता है 2-3-4 बार। हाँ, वही अगर आप जैविक खेती करते हैं तो एक बार दे दिए एकदम बढ़िया से गोबर खाद छीट दिए और एकदम ये वो कर दिया, उसके बाद रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, अपने देखेगा टनटना आगे बढ़ जाएगा। दाना भी आते तो मोट मोट हो जाएगा, समझे। समझे कि नहीं। हाँ, इसी तरह अगर आप जैविक खेती पे बढ़ावा देना चाहिए। और इसका रासायनिक खेती का जो विकास जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है ना इधर हुआ है, गंगा के बाद हुआ है, जिधर यानी कि तराई क्षेत्र के बाद हुआ है, मैदानी क्षेत्र में, ठीक। और इसका जैविक खेती का सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो वो गंगा जी के साइड में, यानी कि जिसका खेत दीरा साइड में हो गया, नदी साइड में, ठीक। कोई भी, हाँ, वहाँ पे इसका विकास ज़्यादा आपको आप फर्क देखने को मिलेगा, समझे। और ज़्यादातर अगर दाल वाल की अगर खेती होती है आप देखिएगा नदी के साइड में ही होता है, जहाँ क्योंकि बाढ़ के पानी आते हो या वो आते हैं।
समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन वाला चीज़ ज़्यादा भी जहाँ भी होता है स्ट्रॉन्ग जगह पे ही होता है, या वहाँ की मिट्टियाँ पूरी करारी हो वहीं पे वो सब प्रोटीन वाली चीज़ों का उत्पादन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, मैंने जो भी कोशिश किया है समझाने का अच्छे से, थोड़ा आज मैंने कुछ ज़्यादा टाइम लेके किया है, मैंने थोड़ा सोच लिया था। हाँ, तो रामदेव बाबा गलत नहीं है, वो अपने जगह सही है, समझे। वो जो प्रोडक्ट उसका जो है गलत प्रोडक्ट नहीं है, वो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि भारतीय प्रोडक्ट का को बढ़ावा दे, भारतीय प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाए। हो सकता है थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, विदेश जाने वाले पैसे तो रुकेंगे। अब जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो बेचते हैं, वो पैसे हमसे आपसे लेके विदेश लेके चले जाते हैं, लेकिन भारत की जो प्रोडक्ट रामदेव बाबा के हैं वो जो बनाएंगे, जो ठीक करेंगे, वो तो देश के अंदर ही रहेंगे। हो सकता है धंधा है, उसका बिजनेस है, कुछ झोल झाल करेंगे, ब्लैक मनी बनाएंगे, लेकिन उतना भी नहीं बनाएंगे। ठीक, ब्लैक मनी तो हर एक कोई चाहता है कि सरकार को टैक्स हम जितना कम शो करेंगे उतना कम लगेगा। हर कोई छुपाना चाहता है टैक्स, तो अपना इनकम तो हर कोई देखता है, वही थोड़ा रामदेव बाबा में आ सकता है, लेकिन आप लोग इस मुद्दे पे नहीं उठाइएगा। वो भी तो अपना कंपनी को ब्रांडिंग करके ब्लैक मनी कमाना चाह रहा है, ये नहीं है, हर कोई चाहता है अपना फायदा, लेकिन हम लोग ये चाहें कि हमारा फायदा जो है पतंजलि प्रोडक्ट में ही है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूज करें, पतंजलि को बढ़ावा दिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। इसका मैं कोई प्रचार विचार नहीं कर रहा हूँ, इसके मैंने नॉलेज वाली बात है, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इजाज़त दीजिए, जय हिंद, नमस्कार।